बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर है और मैं कायद-ए-आज़म फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। आज भाई बहुत खुशकिस्मती है कि अनीक साहब ह्यूस्टन में तशरीफ़ लाए हैं और साथ ही साथ हमारे कर्नल लाइबर्स के साहबजादे कर्नल लाइबर साहबजादे डॉक्टर असलम साहब हैं। हुसैन मादूदी साहब के मुस्तशीफ का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि बानी जमात इस्लामी मदूदी साहब के साहबजादे हैं। और हमारे साथ ताहिर भट्टी साहब हैं, जो कि कायद-ए-आज़म फाउंडेशन के सदर। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा हमारे मेहमान खुसूसी अनीक साहब को आज राज तहसीन पेश करें और आपके साथ दरख्वास्त है कि आप उनको वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारे कायद-ए-आज़म फाउंडेशन को की तरफ से आपको मुबारक हो और रमज़ान भी मुबारक हो। और आप जब भी यहाँ हैं, जितनी देर भी यहाँ हैं, आपकी खिदमत के लिए हम हाज़िर। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ममनून, अल्लाह अच्छा रखे आपको। नाज़रीन, आज आप जानते हैं कि कायद-ए-आज़म फाउंडेशन का जो मकसद है कि कायद-ए-आज़म के बारे में बातें चीत की हैं। हमारा जो तराना है उसका शुरू होता है पाक सरजमीन, और पाक सरजमीन का अंग्रेजी में मतलब है सेक्रेड लैंड। और हमारे फादर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर ऑफ सर्जरी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज डॉक्टर असलम इलाही से, जो कि कर्नल लाइबर साहब के साहबजादे हैं। आप जानते हैं कि कर्नल लाइबर साहब कायद-ए-आज़म के मुआलिज थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम साहब। आप हमें ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि कायद-ए-आज़म की तशख़ीस, उनकी जो बीमारी का तशख़ीस थी वो क्या थी, वो कैसे हुई, और उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि उनको ट्यूबरकुलोसिस के अलावा और कोई मसला नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस थी और कोई बीमारी नहीं थी, मगर वो ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज नहीं हुई थी। वो इस ख्याल में थे हमेशा से कि जी उनकी प्रॉब्लम जो है उनका मैदा है, और वो लंदन भी गए थे, कई डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने, जर्मनी भी गए और बॉम्बे। सब लोग जो थे उनको कोई कहता था कि जी आपकी दिल की बीमारी है, कोई कहता था कि आपकी जो है पेट की बीमारी है। एक सर्जन जो था लंदन में, उसने तो उन्हें कहा था कि साहब आपका ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन करा लीजिए। तो कायद-ए-आज़म में इतनी अकल तो थी कि उन्होंने कहा नहीं बाबा, पहले छुरी से ना शुरू करो, अगर दवाइयों से काम चले तो वो करो। तो उसके बाद जब इनके 1948 में इनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, मेरे ख्याल में पहले 3-4 महीने तो इनके ठीक गुजरे थे, उसके बाद से अप्रैल से या समथिंग लाइक दैट इनकी बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। इनको खांसी के दौरे होते थे और बुखार होता था। तो काफ़ी सीरियस जब हो गए इनको, तो कराची में डॉक्टरों ने कहा कि जी इनको आप ठंडी जगह, सेहत वाली जगह ले जाइए। तो वहाँ ज़ियारत था, वो जो एक जगह थी पहाड़ वाली जगह, तो वो 8,500 स्क्वायर फुट
फीट के ऊपर उसकी बुलंदी थी। तो वहाँ एक रेजिडेंसी थी जहाँ पे जो भी होता था गवर्नर बलूचिस्तान का, वो वहाँ जाया करता था। तो मेरे वालिद ने जब उनको देखा तो वो जब करा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद चूँकि सिंगापुर में रहे थे प्रिजनर ऑफ वॉर 1942 में जापानियों के जो थे वो थे, तो वो कहते कि मैंने वहाँ देखे थे लोग, तो इतना ऐसा तो मैंने मरीज कभी देखा ही नहीं, सिर्फ वो जो थे मरीज, तो वो जो थे मरीज उनको तो बड़ी जल्दी वो ठीक हो जाते थे। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये अच्छा ठीक है, इनका हम खाना वाना खिलाएंगे, इनको देंगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे। मगर कहते हैं जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उनके जो लंग्स थे ना, फेफड़े, वो ख़राब हुए हुए थे। तो मैंने कहा कि अच्छा जी, आप जो है मैं टेस्ट करूँगा कुछ थोड़े से, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है। तो वो टेस्ट जो थे जो उनके कराए, एक तो होता है ना ब्लड टेस्ट और फिर होता है स्पूटम का, क्योंकि खांसी आती थी तो उनके वो निकलता था जो भी मवाद। वो जब टेस्ट कराया तो उसके अंदर तो ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम थे उनके उसके अंदर। अब इन्होंने कहा कि जी अब इनकी एक्सरे होनी चाहिए। तो एक्सरे कैसे कराएं? ज़ियारत में 8500 फुट की बुलंदी के ऊपर, और दूसरे बताना भी नहीं चाहते थे किसी को। तो लाहौर से एक एक्सरे स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर आलम, उनको बुलवाया, उनके पास पोर्टेबल एक्सरे मशीन थी। तो जब वो ली उनकी एक्सरे आलम साहब ने, तो उन्होंने कहा जी ये तो ट्यूबरकुलोसिस से भरा हुआ है, आपका जो लंग है डिस्ट्रॉय हो गए हैं और बहुत कम रह गई है। तो फिर और साथ में पता लगा कि टीबी है इनको। ये 1948 की बात है। अब उसी साल 1948 में नई दवाई निकली थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो इंजेक्शन दिया करते थे। तो वो मंगवाए फिर अमेरिका से। तो इस्फहानी साहब एम्बेसडर होते थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने वहाँ से मंगवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब वो स्ट्रेप्टोमाइसिन उन्हें देनी शुरू की। बाय द टाइम 24-25 तारीख हो जुलाई हो गई थी। तो उसके साथ उन्होंने इतना जल्दी रिस्पॉन्ड किया कि विदिन 2-3 मंथ्स ये हो गया था कि ये इनकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। मगर ये कि 8500 फुट की लेवल के ऊपर ये थे, तो इनके फेफड़े डैमेज थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन कितना कर सकती है? अगर फेफड़े खराब हो तो इनको क्या करिए, यहाँ से अब निकालें इनको। तो उनको फिर राज़ी किया कि जी हम कोयटा आपको ले चलते हैं। तो फिर ये बाई कार, इनके पास थी एक हम्बर लिमोजीन, तो उसमें करके लिटा के तो इनको, तो जब वहाँ से ले जाने लगे तो इन्होंने कहा कि साहब मैं शेरवानी और या अचकन और शलवार पहन के जाऊँगा, वैसे नहीं जाऊँगा। चल तो सकते नहीं थे, इतनी क़ुव्वत नहीं थी चलने की भी। खैर उसमें उनको करके तो वो गाड़ी से गए। अब जब वहाँ पहुँचे और दवाइयाँ शुरू हुई और जो था प्रेशर जो था उनके लंग्स के ऊपर वो भी रिलीज हो गया। तो काफ़ी ये इम्प्रूव कर गए। ठीक। तो 28 अगस्त तक ये बात थी कि ये कहते थे कि जी खाना पीना भी शुरू कर दिया। तो वो इतना हो गया था कि कायदे आज़म जो थे वो कहते जी हलवा पूरी मैंने खानी है। अच्छा। तो मेरे वालिद का अच्छा हलवा पूरी कैसे खाएंगे आप? वो कहते हैं जी मेरी बहन जो है वो सब कुछ कर लेंगी।
यानी हलवा पूरी खाई उन्होंने, क्या बात है, और वो भी उसको डाइजेस्ट कर गए। माशाल्लाह। मगर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने को बाद एक दिन देखा मेरे वालिद ने बड़े डिप्रेस थे, और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल में अब मुझे परवाह नहीं। उन्होंने कहा जब तुम आए थे तो मैं चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊं, मगर अब मुझे इतनी वो ख्वाहिश जिंदा रहने की नहीं है, मैं नहीं परवाह करता कि जिंदा रहूं कि मर जाऊं। तो और साथ में उनके बुखार भी शुरू हो गया। तो अब वो जो टेस्ट कराया उनका तो पता लगा कि निमोनिया हो गया था उनको। जो लंग्स थे ना उतने डैमेज थे कि उनको थी ना उसमें रेजिस्टेंस नहीं, जी हाँ। तो निमोनिया हो गया। अब ये ऊपर पहले ट्यूबरकुलोसिस, ऊपर से निमोनिया हो गया, मगर दैट वाज द एंड। मगर उससे पहले ये उनके ही लॉस्ट हिज विल टू लिव। अनीक अहमद साहब, आप हमारे मेहमान खुसूसी हैं आज। आप ह्यूस्टन तशरीफ लाए हैं। आप डॉक्टर असलम से ऐसे सवाल करें जिनका आज तक सवालों का मुकम्मल हतमी जवाब नहीं मिला, ताकि लोगों के लिए कन्फ्यूजन दूर हो कायद-ए-आज़म की अदालत के बारे में। डॉक्टर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू फरमाई और बहुत सारी चीज़ें सामने आई ताकि वो कन्फ्यूजन्स वगैरह वो दूर हो जाएं। मैं आपकी गुफ्तगू को बहुत सुन रहा था और मेरे जहन में 2-3 सवाल पैदा हुए। मैं चाहता हूँ कि आप तफसील के साथ वो इनायत फरमा दें। आपकी गुफ्तगू से हम सब मुतमईन हो जाएंगे। मेरा पहला सवाल ये डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में कि हम कायद-ए-आज़म की जो 72 साल पूरी ज़िंदगी वो गौर से देखते हैं तो आप मैन ऑफ कमिटमेंट, विल पावर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने, आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो एक ऐसा शख्स कि जिससे ज़िंदगी भर कोई समझौता ना किया हो, वो आखिरी वक्त में जाकर ये उनके जहन में ये बात क्यों आई कि बस अब जिंदगी मेरी हो गई, जैसे कि आपने फरमाया, और मैं बहुत जी लिया। एक सवाल मेरा ये है, मैं एक साथ सवाल कर देता हूँ ताकि जवाब आप एक साथ दे दीजिए। दूसरा ये कि ज़ियारत आपको ले जाया गया, लंग्स मसाइल जैसा आपने फरमाया, 8,500 फीट की बुलंदी पर जाकर एक शख्स जो कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसके जहन में, और वो ज़हीन पढ़े लिखे आदमी, वकील आदमी, उनके साथ जो लोग, वो भी कि एक ऐसे शख्स को कि जो कि इस मरज़ में मुब्तला है उसको ऊपर लेके नहीं जाते, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा को कोई ये बताने वाला नहीं था? नंबर 2। नंबर 3 ये बात कि जैसा कि आपने बात फरमाई, बहुत अहम बात है और इस पर लिखा भी गया है बहुत, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बयान फरमाएं कि कायद-ए-आज़म को जब ये बात मालूम हुई कि वो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हैं तो उन्होंने इस बात को फैलाने से मना कर दिया। ये किसने कहा? नहीं, ये बहुत इस पे उसकी वजह आया भाई, ये बहुत आया ना। मैं अब इस पे अर्ज करता हूँ, ये इस पे जैसे कि फरमाया कि बहुत आया, उसकी वजह कायद-ए-आज़म का एक कमिटमेंट। जब कायद-ए-आज़म से पूछा गया कि आप क्यों क्या फरमा रहे हैं ये बात कि ये चीज ना फैलाई जाए, कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि अगर ये बात लीक आउट हो गई तो 14 अगस्त आने वाली है अभी, तो मैं अभी इस बात को आउट करना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो कि हमने किताबों में पढ़ा है। तो मेरे ये 2-3 सवालात हैं, इसको मैं डिबेट नहीं बनाना चाहता, वरना बहुत सवालात हैं। फिर कायद-ए-आज़म का आना, उस एम्बुलेंस का ख़राब होना वगैरह वगैरह, फिर जो शाहब साहब ने लिखा है अपनी किताब में, लियाकत अली खान का रात को आना और अपनी बहन से जो मुकालमा है, ये तो सब प्रिंट हो चुका है ना। ये कि अब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात का आदमी हिल जाता है जगह से। अपनी फत्ती कहते थे बहन को, अपनी फातिमा जिन्ना को, फत्ती ये देखने के लिए नहीं आया है कि मेरी अयादत के लिए नहीं आया है, ये देखने के लिए आया है वजीर आजम कि अभी मैं कितने दिन जिंदा रह सकता हूं। बिल्कुल सही बात।
सर कैसे कर, लेकिन मैं इन कंट्रोवर्सीज पे नहीं पढ़ना चाहता। ये 2-3 सवाल जो मेरे हैं वो फरमा दीजिए। इसी में एक सवाल डॉक्टर साहब मैं आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा कि वो जो मुलाकात जिसके बारे में सुना गया है कि लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली और ये सारा पहुंचा था रात 1 बजे, जिसके बारे में फिर वो कहा गया कि ये देखने आए हैं तो कि मैं वहां तक तो मैं पहुंचे ही नहीं अभी। नहीं वही कह रहे हैं हम आपको चाहते हैं आप वहाँ पहुँच जाएं ताकि कुछ गुफ्तगू हम लोग भी कर लें। ठीक। वो हुआ था जब ये अच्छी तरह ये रिकवर कर रहे थे कायदे आज़म, मगर साथ में इनके वो निमोनिया भी हो गया, तो कुछ उससे भी डाउन थे। तो लियाकत अली खान आए और साथ में मोहम्मद अली, और उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि हम मिलना चाहते हैं कायदे आज़म से। तो उन्होंने कहा कि जी जरूर मिलिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो अकेले में वो गए मिलने के लिए। तो जब वो मिल के आए तो फिर उन्होंने मेरे वालिद से पूछा, लियाकत अली साहब ने, कि ये कब तक जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो मेरे वालिद ने कहा ये बात जो है मैं सिर्फ इनके रिश्तेदार को बता सकता हूँ और किसी को नहीं बता सकता। तो मिस जिन्ना को मैं बताऊंगा। तो उस वक्त तो ही वॉज डूइंग वेल जी। तो एक तो ये सवाल पूछना कि भाई ये भी ऑड था बड़ा। तो उन्होंने कहा, मोहम्मद अली साहब ने कहा कि इलाही बख्श तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो और ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, तो ये तुमसे ऑर्डर करता है कि तुम बताओ कि कितनी देर में ये जिंदा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, ये मैं सिर्फ मिस जिन्ना को बता सकता हूँ और किसी को नहीं। तो कहते फिर उसके बाद जब मैं गया कमरे के अंदर तो आंखों में आंसू थे उनके, कायदे आज़म के। और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को कि जब तुम आए थे यहाँ पर तो मैं बड़ा था कि मैं ठीक हो जाऊं, मगर मैं नहीं जिंदा रहना चाहता। अल्लाह। ये वो सिलसिले में प्यार जी वो सिलसिला में, लेकिन मेरा सवाल क़िबला आपकी खिदमत में यही कि ये कायदे आज़म ने इस बात को इतना महसूस किया कि उन्होंने ये बात फरमा दी कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। पूरी ज़िंदगी यानी ये अब वो 71.5 साल उनकी उम्र हो चुकी है, बल्कि 72 साल में उनका इंतकाल हो जाता है। तो 72 साल की उम्र को पहुंचने के बाद एक शख्स, एक लीडर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक आम आदमी नहीं थे, एक आम आदमी नहीं थे। तो वो कैसे ये बात कह रहे हैं कि अब मैं जिंदगी से अब मैं मजीद जिंदा रहना नहीं चाहता। ये नहीं, मैं इसका ये उन्होंने नहीं कहा कि क्यों नहीं रहना चाहता, उन्होंने ये कहा कि अब मैं ख्वाहिश नहीं। और डॉक्टर साहब जो आपने फरमाई बात, ये बड़ी अहम बात है कि कायदे आज़म अलैहिर्रहमा जिंदगी के आखिरी वक्त में यहाँ तक फरमा दिया जिस तरह आपने फरमाया कि मैं मजीद जीना नहीं चाहता। तो क्या जो इर्द गिर्द जो अफराद थे उनके रवैयों ने इतना उन्हें मायूस कर दिया था? बिल्कुल किया होगा जरूर, क्योंकि और तो कुछ चीज बदली नहीं थी, अच्छी तरह ये प्रोग्रेस कर रहे थे। यानी कि देखो, इमेजिन करें कि एक आदमी हलवा पूरी खा रहा है 28 अगस्त को और 11 सितंबर को मौत हो गया। अल्लाह जी। एक सवाल मैं और करूंगा इसी ज़िम्मन में। जी सर। एक किताब के बारे में भी सुनते जो कर्नल इलाही बख्श ने अपनी जिंदगी में लिखी थी, इसी वो है यहाँ पर, तो वो फिर बाद में उसको छपने नहीं दिया गया या छपी फिर वो गायब कर दी गई, वो सारा क्या किस्सा? उसका जो था किताब लिखी थी तो क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे ना, तो इनको गवर्नमेंट को देना पड़ता था परमिशन कि ये पब्लिश हो। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 1/3 किताब काट दी, सेंसर कर ये तो पब्लिश नहीं हो सकती।
2/3 रह गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल छोटा सा कि एक बात बहुत मशहूर है, कही जाती है, और जो जय्यद उलमा हैं उन्होंने भी ये बात फरमाई है कि आपके वालिद साहब और कायद आज़म के दरमियान जो मुकालमा हुआ तो आपके वालिद साहब ने ये फरमाया कि कायद आज़म ने मुझसे ये बात फरमाई थी कि मैं ज़मीन पर एक यानी अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम देखना चाहता हूँ, और वो रियासत जो पाकिस्तान वजूद में आ रही है, ये रियासत इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत है, और यहाँ वही खिलाफत राशिदा की तर्ज पर ये रियासत कायम होगी। ये देखिए ना, अब ये मरीज डॉक्टर से ये बात करेगा, की होगी शायद, मगर हमारी किताब में नहीं, किताब में नहीं है। किताब में नहीं। ये बात अब ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये बात कि अब मैं इसको आप सब जानते होंगे यकीनन, ये बात डॉक्टर असरार अहमद साहब ने फरमाई, कई मरतबा फरमाई कि डॉक्टर इलाही बख्श उमरों ने ये बात फरमाई, और तो मैं उसकी तस्दीक वो थे ना, उनके स्टूडेंट थे जी इसार साहब, जी हाँ, हमसे 2 साल 3 साल से आगे थे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी मेरे गेस्ट थे डॉक्टर असरार अहमद साहब, मैंने कोई तकरीबन 100 प्रोग्राम उनके साथ किए हैं, तो उन्होंने ये बात कही। बल्कि मैं आपसे यही अर्ज़ करूं कि मेरे साथ दूसरे मेहमान थे जनरल मोइन हैदर। तो जनरल मोइन हैदर साहब जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात फरमाई डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये कर्नल इलाही बख्श ने कहाँ ये बात कही, अब ये मुझे बता दीजिए। मैं बता दूं, वो जो लेक्चर देते थे ना, जब वो मेडिसिन जी जी, तो वो साथ में किस्से कहानी भी सुनाया करते थे। जी 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 जी। फारूक हुसैन मदवी साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके वालिद की कायद आज़म और इलामा इकबाल के साथ क्या ताल्लुकात थे, उनसे क्या गुफ्तगू हुई, आपके नॉलेज में जो भी है हमारे सामने से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस क्वेश्चन के लिए। जहाँ तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे वालिद ने काफ़ी छोटी उम्र 13-14 साल 15 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था इस्लाम पे। उनके मज़ामीन इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ रिसालों और अखबारों में शाये होने शुरू हो गए थे। वो अल जिहाद फिल इस्लाम एक किताब जो 1930 में छपी, उस पर काम कर रहे थे। वो फिर अल्लामा इकबाल की उससे भी गुजरी। फिर 1929 में अल्लामा इकबाल हैदराबाद दक्कन गए एक प्रोग्राम के सिलसिले में। वहाँ उन्होंने मेरे वालिद से मुलाकात उनकी हुई, और 1930 में वो किताब जो थी वो फिर पब्लिश हो गई, जो 17 साल की उम्र उस वक्त हमारे वालिद की थी, जो फिर कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश से मुस्लिम लीग ने लाखों की तादाद में बांट के, और वो इस मूवमेंट में जो इस्लाम पे जो पाकिस्तान के लिए चल रही उसमें बांटी गई, लाखों की तादाद में वो बटी। तो ये से था। और फिर ये जो अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश पे ही जो जमात का क़याम हो चुका था लाहौर में, जो कि आपके वालिद के बड़े भाई डॉक्टर ज़फ़र इकबाल उनकी ख्वाहिश पे लाहौर में थे, और वो इस्लामिया कॉलेज में लेक्चर देते थे, और फिर इस्लामिया पार्क में जमात का क़याम हुआ। फिर अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश पर उनके दोस्त थे चौधरी नियाज़ अली ख़ान, उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन वक्फ की थी जिसमें वो चाहते थे कि इस्लाम पे काम हो और मदरसा बने। बहुत उलमा को उन्होंने दावत दी थी, लेकिन किसी ने उस उजाड़ में जाने की ख्वाहिश नहीं की। फिर अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश पे वो हमारे वालिद से मिले, और फिर पठानकोट में दारुस्सलाम बस्ती आबाद हुई, जहाँ जमात। आपके वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान से भी इस्लामी नशरियात भी करते थे। पाकिस्तान बनने से कायद आज़म के उन्होंने दरख्वास्त की थी कि वो करें, उसके बारे में बताएं। पाकिस्तान बनने से कबल ही ऑल इंडिया रेडियो से हमारे वालिद की तकरीरें नशर होनी शुरू हो गई थी इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में नहीं, लेकिन इस्लाम के बारे में नशर होनी शुरू हो गई थी। फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी कायद आज़म की ख्वाहिश पर वो तकरीरें रेडियो पाकिस्तान लाहौर से नशर हुई, जो इस वक्त किताबी शक्ल में शाये हुई हैं नशरी तकरीरों के टॉपिक से। तो वो उनकी ख्वाहिश पे ही वो शुरू हुई तकरीरें, गालिबन 3 या 4 तकरीरें। जैसा आपका कोई सवाल हो हुसैन फारूक मोदी साहब से
इस सिलसिले में तो मैं बस आपकी खिदमत में एक सवाल छोटा सा रखना चाहता हूँ, ताकि अवामुन्नास और हमारे जो मोहतरम नाज़रीन सामीन हैं, एक क्लैरिटी सामने आ जाए कि एक बात या एक शोशा ये उठाया जाता है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि वो तक़सीम हिंद के ख़िलाफ़ थे, और वो पाकिस्तान के हवाले से या क़याम पाकिस्तान के हवाले से, तख्लीक़ पाकिस्तान के हवाले से कुछ इख्तलाफात जो फ़िक्री इल्मी इख्तलाफात थे वो सामने थे। मौलाना का जो परसेप्शन था वो कुछ और था। वो ज़रा आप यहाँ वादे कर दीजिए कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह क्या कभी तख्लीक़ पाकिस्तान या क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ रहे? आप फरमाते हैं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कि पाकिस्तान की हैसियत एक मस्जिद की तरह है। इरशाद। अनीक भाई बहुत शुक्रिया। आपका भी ताल्लुक, मेरे वालिद का ताल्लुक भी हैदराबाद दक्कन से था, आपके वालिद और आप हैदराबाद दक्कन से था। बहुत शुक्रिया आपको इस बात। जहाँ तक यानी कोई जितने मेरे वालिद की ये था कि जो कुछ भी कहते थे वो सब कुछ लिखा हुआ है आज तक, वो कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जो लिखी भी नहीं। तो कोई ऐसा मजमून या कोई ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, कभी नहीं। तो ये पब्लिक में एक बात फैला दी गई है कि साहब ये मौलाना और जमात इस्लामी क़याम पाकिस्तान के खिलाफ थे। इसी के जवाब में उनका एक वो है, लिखा हुआ भी है कि अगर मैं पाकिस्तान की मुखालफत साबित हो जाकर मैं करता था पाकिस्तान की मुखालफत की, तो मैं कभी पाकिस्तान ना जाता। मुझे से शख्स जिन लोगों ने भी मुझे पढ़ा है वो ये नहीं सोच सकते कि मैं मुखालफत के बाद पाकिस्तान चला जाता। कभी मैं उस किश्ती में कभी नहीं सवार होता जिसमें खुद ही सुराख करना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बात ही गलत है, यानी उनके मदाम ये बात ही गलत है। ये सवाल बहुत अहम है कि आज हम कायद आज़म पे बात कर रहे हैं और कायद आज़म से जुड़े हुए इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान का बनना, मुसलमानों के साथ उनकी मोहब्बत। तो निक साहब आप हमें, हमारे सामी को बताएं कि कायद आज़म जना इस्लाम और इस्लामी मुल्क के बारे में जो भी आप समझते हैं, ताकि हम समझाएं कि कायद आज़म का मुसलमानों के साथ थी, उनके दिमाग में क्या था, इसकी वजह से सब कुछ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम सवाल है। कायद आज़म की पूरी हयात हमारे सामने है और उनकी फ़िक्र, उनका फ़लसफ़ा और उनके ख़यालात में, अफ़कार में जो तब्दीली या एक उसमें बुलूगत, इस हवाले से कि कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग वगैरह, फिर दीन से करीब होना, दीन को पढ़ना। एतराज़ एक ये होता है बड़ा कायद आज़म पर कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो नहीं थे, यकीनन नहीं थे, लेकिन क्या वो कुरान करीम को अपने अंदर उतार चुके थे या वो इस्लामी रियासत के बारे में कोई एक वादे तस्वुर था? हाँ बिल्कुल था। ये ख्यालात, नए नए अफकार सामने आते हैं। एक बात ये भी आती है सामने कि तक़सीम पाकिस्तान का बुनियादी महर्रिक मईशत था। ये मईशत की बुनियाद पर ये हिजरत हुई। अगर मईशत की बुनियाद पर हिजरत होती तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे नहीं लगते गली कूचों में, बिल्कुल नहीं लगते। लेकिन एक दलील इसका है ना, वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। मुस्लिम लीग के किसी भी सरकारी इजलास में ये नारा नहीं लिखा गया, फाइल्स में, यानी तहरीर नहीं है ये, कहीं रकम नहीं है ये बात कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कभी मुस्लिम लीग का ऑफिशियल नारा बना हो। एक बात ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इन बातों को गड़बड़ कर दिया जाता है। अगर ये नारा नहीं लगा या 7 अगस्त की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो बात कायदे फरमा रहे हैं कि आप जहाँ चाहें जो जाएं, हिंदू टेंपल में जाए, मुसलमान मस्जिद में जाए वगैरह वगैरह, ये वो जो तस्वुर है उम्मत का तस्वुर, मीसाक़ मदीना का तस्वुर कि यहाँ यहूदी भी रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, मसीही कम थे,
لیکن مسیحی بھی رہیں گے. سربراہ مملکت کون طے ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کس طرح بھائیوں کی طرح مل کر رہا جاتا ہے یہ قائد اعظم نے بتایا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب یہ بات فرماتے ہیں, یہ سب بالکل اوپن ہے, یہ بات ہر شخص جانتا ہے اس بات کو کہ دیکھیے قائد اعظم سے جب اس نے کہا کہ اب آپ مل کر رہیں گے اور ہندوؤں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا, اور جو ہماری تہذیب ہے اور جو ہماری ایک تاریخ ہے تو آپ اس سے سبق لیں گے. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا ہے مل کر. 1300 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے چکے ہیں اور قرآن موجود ہے. الحمدللہ. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں جو لا تعداد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. قائد اعظم جب 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو یہ تو اگلے دن کا ڈان دیکھ لیجئے. ہاں بالکل. اگلے دن کا ڈان دیکھیے کہ اس ڈان میں کیا کوریج ہوئی ہے. وہ تو میری کتاب, آپ کی کتاب, ان کی کتاب وہ آئی, لیکن جو ایک جرنلسٹک جو رپورٹنگ ہوتی ہے اگلے دن اخبارات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سود سے پاک معیشت. بالکل صحیح. سود سے پاک معیشت قائد اعظم فرما رہے ہیں. تو قائد اعظم بالکل کلیئر. اور قائد اعظم ایک مسلمان ریاست کا قیام چاہتے تھے جو ماڈرن ہوگی. ملایت نہیں چاہتے تھے, یہ بات بالکل واضح ہے. ملایت کلرجی نہیں چاہتے تھے. وہ اسلام کو ہائی جیک کچھ لوگوں نے کر لیا پاکستان بننے کے بعد, وہ نہیں چاہتے تھے. ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے تھے. بالکل صحیح. آپ ایک جدید فلاحی ریاست کیسے وجود پاتی ہے؟ کیونکہ قائد اعظم نے ایسٹ اور ویسٹ دونوں کو دیکھا تھا. ان کے ذہن پر جمود طاری نہیں تھا, ہر چیز بالکل کلیئر تھی. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ریاست جب آئی, دیکھیے مفتی اعظم فلسطین, ان سے کیا ان کا مکالمہ رہا. پھر ابھی ذکر ہوا اقبال کا. 1938 میں اقبال چلے جاتے ہیں. قائد اعظم اقبال کی فکر سے شدید متاثر. اقبال کی فکر کیا؟ بقول اقبال کہ میری شاعری قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام. تو جب یہ کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. قائد اعظم یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے یہ ہے بہادر یار جنگ. انہوں نے جو قائد اعظم کے ساتھ مل کر کام کیا اور قائد اعظم ان کی تقریریں سنتے تھے. اتحاد بین المسلمین, یہ اتحاد المسلمین جو بہادر یار جنگ کی اپنی جماعت جس کے وہ صدر, اور جب وہ سن رہے ہیں بات, قائد اعظم کی اردو کمزور تھی لیکن سب آپ سمجھ, اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہی دین ہے اور اسی پر ہم عمل کریں گے. تو ہر چیز کلیئر تھی, کوئی کنفیوژن نہیں تھا قائد اعظم کے ذہن میں. ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ جس میں قائد اعظم نے قرآن کریم کے حوالے سے یا پورے دین کے حوالے سے کسی بھی ابہام کا اظہار کیا. ناظرین, ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد ہمارے ساتھ انوار قدیر صاحب اور کرنل لودھی صاحب ہم سے شامل ہوں. سامعین, ہمارے ساتھ ہیوسٹن کے مشہور اٹرنی انوار قدیر صاحب شامل ہیں اور ہمارے ساتھ کرنل لودھی جن کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور وہ ریٹائرڈ ہیں, وہ بھی ہیوسٹن میں ہیں. تو میں ان سے یہ سوال کروں گا اپنا انوار قدیر صاحب سے کہ قائد اعظم ایک بہت بریلینٹ اٹرنیز تھے. ان کی ذہانت اور ان کی جو بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کے بارے میں, ان کی قانون کے اندر رہنے کی اور قانون کے ساتھ ملا کے عوام کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اس وقت کے ساتھ جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ قانون کے دائرے کے اندر رہی ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قائد اعظم اور لاء کے ساتھ
ان کا جڑا ہوا جو اتنا بڑا کیریئر ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑا وسیع اور جامع سوال کیا. تو قائد کی ریپوٹیشن ایز اے لیڈنگ اٹرنی تو پورے ہندوستان میں مشہور تھی. انہوں نے بہت امپورٹنٹ کیسز لڑے اور سکسیزفلی لڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا سب سے بڑا کیس جو انہوں نے لڑا ہے وہ کورٹ روم سے باہر ہے, اور وہ پاکستان کا کیس ہے. اور پاکستان کے کیس میں اگر آپ غور کریں تو جس چیز کو انہوں نے اوور کم کیا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. یہ جو 2 نیشن تھیوری اور یہ سیپریٹ ہوم لینڈ, جب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ 1000 سال سے یہ 2 کمیونٹیز اکٹھی رہ رہی ہیں اور اب کیا ہوا ہے کہ ان کو علیحدہ ہونا ہے, تو یہ کنونس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کو ایگزسٹنس جو رہی ہے وہ اس صورت میں رہی ہے کہ مائنورٹی رول کر رہی تھی اور میجورٹی جو تھی ہندو وہ سبسروینٹ رہی ہے ٹو دی مسلم مائنورٹی. اور قائد کو نظر آ رہا تھا ان کی دور اندیشی کی وجہ سے کہ یہ جو میجورٹی ایکچولی جب رولنگ پوزیشن میں آئے گی تو یہ مائنورٹی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گی جو کہ اچھی میجورٹیز کو مائنورٹیز کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ جی اگر میجورٹی میں آ جائے گی تو اس سے مائنورٹی کو دکھ ہوگا, یہ کوئی ایسا کیس نہیں جو جیتا جا سکے. اس لیے قائد کو یہ 2 نیشنز کے اوپر جو پوری ایک آرگیومنٹ ڈیولپ کرنی پڑی, اور پھر اس کو جس ایفیکٹو انداز سے انہوں نے پلیڈ کیا ہے اپنے سیاسی جدوجہد میں, کہ وہ ریزونیٹ ہوئی ہے. اور ریزونیٹ ہوئی ہے اس حد تک کہ ایک مسلم آئیڈینٹی ایسی بنی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ کیا ہے وہ لوگ تھے جو کہ پاکستان میں آئے نہیں. پنجاب جدھر پاکستان جو اس وقت میں کہوں گا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس نے اس آئیڈینٹی کے لیے ووٹ نہیں کیا. آل انڈیا میں پورے مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے, اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ قائد کی سب سے بڑا مقدمہ ہے جو انہوں نے ایفیکٹولی جیتا. دوسری چیز آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا قانون سے تعلق, تو آپ جب دیکھیں کہ اس قسم کی جس کو کہتے ہیں ڈرامیٹک ٹرانسفارمیشن, جدھر ایک آپ 1000 سال پلس کی کمیونٹی کو 2 میں تقسیم کریں, اس کو پیسفل اور بلڈ لیس ہونا بہت مشکل تھا. لیکن یہ قائد کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو بغیر بلڈ شیڈ کے بنایا. جو بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ ملک کے بننے کے کانسیپٹ کی جیت کے بعد ہوا. اور یہ میں کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں نے تو یہ کوئی اور صورتحال نہیں دیکھی. اور تیسرا کہ انہوں نے اپنی جو پوری سیاسی کیریئر ہے اس میں انہوں نے اپنے پوائنٹس پٹ فورتھ کیے ہیں, بڑی فورسفلی کیے ہیں, منوائے بھی ہیں, لیکن ایگزسٹنگ قانون کو توڑے بغیر. اسی لیے یہ ہمارے پاک و ہند کے میں کہوں گا چند بڑے لیڈروں میں سے ہیں جنہیں جیل ایک دن کے لیے یہ قائد کو میں کہوں گا کہ ان کا لا ابائڈنگ ہونا, پر لا ابائڈنگ ہونے کے باوجود اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا فورسفلی پیش کرنا اور بالآخر اس کو اگینسٹ ویری ڈیفیکلٹ آڈز بنوانا, یہ میں کہوں گا کہ ایک معجزے سے کم. اور ان کی لیگل اور پولیٹیکل ایبلٹیز دونوں کے لیے ایک ٹیسٹمنٹ ہے. بہت خوبصورت طور سے انوار صاحب آپ نے قائد اعظم کی لیگل مائنڈ کے بارے میں ذکر کیا ہے, لیکن لیگ صاحب محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا ہے. قائد اعظم انگریزی میں گریٹ لیڈر ہے, تو آپ یہ سمجھائیں ہمارے سامعین کہ ان کو قائد اعظم کا لقب کیوں دیا؟
जो बुनियादी बात जो डॉक्टर साहब ने बयान फरमाई उसी पर लेकर आगे चलते हैं कि कायद-ए-आज़म में जो सलाहियत और जो अल्लाह ताला ने उन्हें जो खूबियाँ अता फरमाई थी वो हम पूरे बर्रे सगीर में देखते हैं तो दूसरा आदमी नज़र नहीं आता जी कायद-ए-आज़म के हवाले से। बल्कि मुझे वो जुमला याद आया सरोजनी नायडू का, उसने एक जुमला कहा था बहुत शानदार कि 100 गांधी एक तरफ और एक कायद दूसरी तरफ, तो कायद का वजन 100 गांधियों के ऊपर है और सरोजनी नायडू ये बात कह रही है। कायद-ए-आज़म की बहुत सारी खूबियाँ, खुसूसियात और कायद-ए-आज़म जो उस माहौल में हम चले जाते हैं, बात समझने के लिए हम उस माहौल में पहुंचना जरूरी होता है। देखिए अंग्रेज का रूल है, तकसीम अभी हुई नहीं, एक अंग्रेज का चपरासी भी आ जाता है जी, अंग्रेज का चपरासी भी आ जाता है तो वो मुसलमान हो या हिंदू वो जगह से हिल जाते हैं। कोई ऑर्डर आया, कोई खत आया वगैरह वगैरह। इस पर मुझे एक वाकया याद आया कायद-ए-आज़म के हवाले से, और डॉक्टर साहब मैं इसको बहुत अहमियत देता हूँ इस वाक़े की। जब माउंटबेटन आए, नफ्सियात, इंसान की नफ्सियात, एक होती है वो इकबाल का शेर है ना कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दान हुर की आंखें बीना, तो मर्दान हुर की आंख मगलूबाना नफ्सियात नहीं। बराबरी की सतह पे बात करने वाला दूसरा आदमी बता दीजिए मुझे पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में। माउंटबेटन आए और माउंटबेटन ने आने के बाद एक खत लिखा कि यहाँ दो हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, तो मैं इनसे ज़रा मुलाकातें वगैरह शुरू करें, और वाइसराय की हैसियत से मैं खत लिख रहा हूँ। पहला खत लिखा उन्होंने गांधी को कि मैं इस तारीख को इतने बजे मैं आपको चाय पर बुलाना चाहता हूँ, आप कबूल फरमाएंगे? गांधी ने वो दावत कबूल की, बिल्कुल ठीक है, और मैं आऊंगा। अखबारात में एक चर्चा हो गया वहां पर, देखेंगे बड़ी कौम जो है ना वो हिंदू हैं, इसलिए माउंटबेटन ने पहले उन्हें बुलाया। वो गए, तस्वीरें वगैरह आई, गांधी की माउंटबेटन से मुलाकात हुई वगैरह, कवरेज वगैरह हो गई। कोई 1 हफ्ता 10 दिन के बाद माउंटबेटन ने वही खत लिखा कायद-ए-आज़म को और उन्होंने कहा कि इस तारीख को आप चाहे पे तशरीफ लाइए। कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, मैं इस तारीख को तो मसरूफ हूँ, हाँ ये 3 डेट्स में और दे देता हूँ आपको, इन 3 डेट्स में आप जब चाहे मुझे बुला लीजिएगा। वो जो आप बात की ना वो ज़हानत, वो जो एक वकील, एक डरना, मरूब नहीं होना, मगलूब नहीं होना, ये जैसे मैंने अभी अर्ज किया है कि एक अंग्रेज का चपरासी आता या खत आता, ये सब हिल जाते थे। वहां माउंटबेटन वाइसराय को कायद-ए-आज़म खत लिख रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि ये आपकी दावत मुझे कबूल है। अब देखिए मैनरिज्म भी है यहाँ सब, लेकिन अब मेरी अहमियत ये है कि नहीं, आई एम सॉरी, आई एम बिजी, I am already engaged on this date at this time. हाँ, you can invite me on some other day. और उसमें भी 3 डेट्स बता दी कि ये 3 डेट्स है जो खाली है मेरे पास। जी, आप मुझे फ्री ना समझे इस तरह कि आपने मुझे बुला लिया। कौन था ये कहने वाला? सिर्फ कायद-ए-आज़म। ये बात कायद को कायद बनाती है जी। और एक बात, ये बेशुमार वाक़यात हैं, अगर मैं यहाँ बयान करना शुरू कर दूं तो एक होती है ना वो साइको एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, वो करें कि वो नफ्सियात उस आदमी की कैसी थी। लेकिन अब देखिए बहुत सारी बातें, हजरत कायद-ए-आज़म मायूस होकर इंग्लैंड चले जाते हैं। जी सही गए। और फिर अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, सर आगा खान जाके मना के लाते हैं। सही कहा। तो यानी एक अच्छा वो कोई कता कलामी माफ, मैं मायूस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं ये कहूंगा कि कायद-ए-आज़म ये हकीकत जान जाते हैं कि कांग्रेस में इतनी देर मेहनत करने के बावजूद भी हिंदू उनको
उस मुकाम पे नहीं लाएंगे जो उनका मुकाम बनता था। कायदे आजम कांग्रेस छोड़कर जब मुसलमानों की क़यादत उन्होंने संभाल ली तो उन्हें कुछ इख्तिलाफात हुए। मैं अब उन लीडरों के नाम में यहाँ नहीं बयान करना चाहता, आप हजरात जानते हैं। उनका कायदे आजम से इख्तिलाफ था। कायदे आजम ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ दिया था इंग्लैंड जाने से पहले जी। अब वो पुराना वो माजी हो गया। अब कायदे आजम जब मुसलमानों से, मायूस का लफ्ज शायद कुछ सख्त हो, अब मैं इसको डिसअपॉइंटेड, मेरी वही बात हो जाएगी, यानी उनको वो रिस्पांस नहीं मिला मुसलमानों से। उनका एक जुमला, अल्लाहु अकबर, अब मैं यहाँ वो सब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है प्रोग्राम में, तो सब जुमले मैं कायदे आजम का जुमला कि मुझे अफसोस होता है वो बात जो मैं अभी कहता हूँ वो शाम को कहीं और पहुंच जाती है, बहुत पहुंच जाती है। मैं इन पे क्या भरोसा करूं? मेरे लोग हैं। तो ये सब ये हमारी तारीख है कि जिसमें कायदा तुमने कहा मैं किसी और अंदाज से देखना चाहता हूँ, इस कौम को लीड करना चाहता हूँ, मुसलमानों को कहाँ पहुंचाना चाहता हूँ, और ये रवैये। तो जब वो डिसअपॉइंटेड हुए और वो इंग्लैंड चले गए, इन्हें मालूम था सब मकामी क़यादत को कि हम बात नहीं कर सकते हैं, अंग्रेज से हम बात नहीं कर सकते। तो लियाकत अली खान, सर आगा खान और अल्लामा इकबाल ये गए और जाकर आप आइए हजरत, आपकी जरूरत है हमें, आपके बगैर। तो कायदे आजम वापस आए। और एक और बात जैसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि कायदे आजम दीनी फिक्र को अपने साथ लेकर चलते थे। आप में से बहुत से अफराद जानते हैं और हमारे मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अगर उनके इल्म में ये बात नहीं, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है नहीं जी, ये तो बहुत बात की बात है। ये पाकिस्तान में जो आजकल जो कुछ हो रहा है, पहला चेयरमैन किसे बनाया? लाहौर में एक बिल्डिंग आप रिसर्च करें और आईन, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह वगैरह, सोशल इंजीनियरिंग, यानी इस्लाम की रोशनी से किस किस तरह हम इस्तेफादा कर सकते हैं। चेयरमैन थे अल्लामा असद जी। लाहौर में इदारा कायम हुआ। फिर बहुत से अफराद को शायद ये बात नहीं जानती, लेकिन आप लोग यकीनन वाकिफ होंगे, उस इदारे को आग लगाई गई और लाइब्रेरी भी जला दी गई। ये 1948 में अल्लामा असद वापस चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कायदे आजम की रूह तड़प रही थी कि ये मुझे ये काम करना है, अल्लाह ताला ने ये काम मेरे हाथों ले लिया है। और बहुत सारी बातें कायदे आजम के, वो जो जुमला का, जब अब मैं क़यामत के रोज़ में पहुंचूंगा अपने रब के हुजूर, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मुझे देख कर ये फरमाए कि वेल डन मोहम्मद अली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान अफवाज के रिटायर्ड कर्नल लोधी साहब मौजूद है और मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो बताएं कि कायदे आज़म ने अपनी तकरीर में अफवाज पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा आपने दिलचस्प सवाल पूछा है और जो कि पाकिस्तान की तारीख़ अब तक जो रही है, मेरा ख्याल है उस पर बड़ा सही बैठता है जी। कायदे आज़म देखें, वो अस्करी अमूर के बहुत बड़े माहिर थे जी, जो कि लोगों को नहीं पता और ये बड़ा कम डिस्कस हुआ है या लिखा गया इसके ऊपर। और उनकी दूरअंदेशी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं पहले उनकी तकरीर के ही अल्फाज से शुरू करता हूँ कि 1947 14 अगस्त 1947 में जब उन्होंने तकरीर की तो उस तकरीर में उन्होंने कहा कि जो मुसल्लह अफवाज है जी, वो अवाम की नौकर है। उन्होंने कहा दे आर सर्वेंट जी ऑफ द पीपल। और उन्होंने साथ ये कहा कि जो रियासती अमूर हैं वो आप हम सिविलियंस पे छोड़ दें, वो करना हमारा है, और हम जो आपको पॉलिसी देंगे
जो पॉलिसी हम मुल्क के लिए और रियासत के लिए बनाएंगे, उसमें जो काम हम आपको देंगे आप उस काम को बखूबी सरअंजाम दें। जी तो ये उनकी दूरअंदेशी थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि फ़ौज जो है वो सियासत में या रियासती अमूर में मुदाखलत करे। मगर कायद आज़म की जो महारत थी उसके बारे में मैं चंद चीज़ें आपको चीज़ा बताऊं कि कायद आज़म उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, दोनों में वो बड़े करीब से उन्होंने दोनों जंगों को देखा और उस ज़माने में वो प्रैक्टिकल सियासत भी कर रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली वो अमन के बहुत बड़े दाई थे जी। और उनके जहन में ये था कि जी जो बरतानिया की जो फ़ौज लड़ रही है उसको हम उसकी मदद करें ताकि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। और आप हैरान होंगे कि कोई तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस इलाके के वो बरतानवी फ़ौज में बड़े दिलेरी से लड़े और उन्होंने बड़े झंडे बुलंद किए। तो इसी तरह कायद आज़म हर वक्त जब वो बरतानिया के जो यहाँ पे जो राज था हिंदुस्तान में, उनके साथ हर वक्त वो एक मुकालमा करते थे कि जी जो यहाँ की फ़ौज जो आपने रखी हुई है हिंदुस्तान में, उस फ़ौज में यही के लोग होने चाहिए, वहाँ का सिपाही भी और ऑफिसर्स भी। जी। और एक और बड़ी हैरानगी की बात है कि 1925 में एक कमीशन बना और उसमें एक सब कमेटी बनी और उस सब कमेटी को ये काम दिया गया कि जो बरतानिया में जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ की जो एकेडमी है सैंडर्स में, उसी तर्ज पे हिंदुस्तान में एक एकेडमी बनाई जाए। तो उस सब कमेटी के चेयरमैन जो थे वो कायद आज़म थे। उन्होंने कायद आज़म को उसका चेयरमैन लगाया और उसके साथ 3 मेंबर्स थे। तो 3 मेंबर में एक मेंबर जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। उन्होंने चूँकि कायद आज़म से उनकी नहीं वो ज़्यादा पसंद करते थे जी। तो कायद आज़म फिर यहाँ से वो बरतानिया गए अपनी कमेटी के साथ। बरतानिया का सारा सिस्टम उन्होंने स्टडी किया। फिर बरतानिया से वो फ्रांस गए, फ्रांस का सारा सिस्टम स्टडी किया। फिर वो वहाँ से कनाडा गए, कनाडा से अमेरिका गए, अमेरिका से फिर वो बरतानिया वापस आए और बरतानिया आने के बाद जब दोबारा स्टडी किया फिर वो फ्रांस गए जी। और वहाँ से फिर बरतानिया आए और उसके बाद वापस आके जब उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशन को मनोवन तस्लीम किया और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनी। और उसी लाइन पे आज जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है काकुल में, ये उसी लाइन पे बनी हुई है। और फिर कायद आज़म ने 1948 में एक जो फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की, उसको उन्होंने एक बैनर दिया जो कायद आज़म बैनर कहलाता है। और जो फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन है उसके नाम भी बदल के उन्होंने कायद आज़म ओन रखा हुआ था। तो कायद आज़म के बारे में जो ख़ास तौर पे उनका जो डिफेंस के बारे में और फ़ौज के बारे में जो उनके ख़यालात थे वो ये थे कि वो कहते थे कि जी जो अमन है वो जब तक के मजबूत फ़ौज नहीं होगी तो वो अमन कायम नहीं कर सकती। वो कहते थे कि जी जो आपकी कमज़ोरियाँ, अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो वो जो है जारहियत को इनवाइट करेगी, एग्रेशन को इनवाइट करेगी। तो यही उनका था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो फ़ौज मुसल्लह फ़ौज में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जी जो हमारी दिफाई पैदावार है इसके ऊपर हम किसी भी मुल्क पे डिपेंडेंट ना हों, हम सेल्फ सफिशिएंट हों और हम इतने मजबूत हों, ठीक है ना, कि किसी को हमारी तरफ देखने की कोई जुर्रत ना हो। और साथ ही उनको जब चूँकि न्यूक्लियर वॉर ऑलरेडी हो चुकी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जापान पे एटम बम गिर चुका था, लिहाजा उन्हें इसका भी इदराक था कि जी इसकी क्या अहमियत है और किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और फाइनली जो कायद आज़म ने जो हमें मोटो दिया अपने नेशन को, अपनी कौम को,
کہ جو کہ faith, یونٹی فیتھ اور ڈسپلن، تو پاکستان فوج جو ہے وہ اسی کے اوپر، مطلب اس کا کور، جو پاکستان فوج کا جو کور ایک بلیف ہے وہ یہی ہے، اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان فوج اب تک چل رہی ہے، اور اسی لیے یہ دنیا کی منفرد فوجوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی بات کی صرف ایک جملہ، ایک بات آپ نے بہترین بات فرمائی کہ قائد اعظم امن کے قیام کے لیے بھرپور فوجی قوت چاہتے تھے۔ جی بہت اچھا، یہ نقطہ قرآن بتا رہا ہے، جی وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرو۔ جی قرآن کریم بتاتا ہے تاکہ دشمنوں پر تمہاری ہیبت ہو۔ جی بالکل بالکل۔ بہت خوب۔ تو یہ اصول قرآن کریم اصول دیتا ہے یہ کہ آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے۔ یہ جب ہم پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے ملٹری اکیڈمی میں، جی تو جو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اینڈ میک ریڈی یور اسٹرینتھ یس ٹو دی utmost of your power۔ جیسے یہی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ نہیں وہی بتا رہا ہوں میں کہ یہ انگریزی میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں پڑھی جاتی ہے، اور اسی آیت سے ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ کا آغاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، آج آپ نے اتنے سوالات کا جواب سنا، اگر آج ہم سارے ہی سوال انیک احمد صاحب سے کر لیں تو پھر ان کو دوبارہ کیسے پہلے تو یہ پاکستان کی شان ہے، آن ہے، ان کو پاکستان کے اندر ستارہ امتیاز دیا گیا ہے، لیکن ہم بیرون پاکستان ان کو سنتے ہیں، ان کے درجات ہمارے اندر اس ستارے سے زیادہ حلال امتیاز تک ہے۔ ارے سبحان اللہ، تو آپ کی میں محبت، یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی وجہ سے قائد اعظم فاؤنڈیشن کو یہ موقع ملا کہ آپ سے گفت و شنید کریں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، میں آپ سے میں بے پناہ خوش ہوا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے امید یہ نہیں تھی، کیونکہ میری پہلی ملاقات ہے آپ لوگوں سے، کہ میں اتنا زیادہ، جسے کراچی میں ایک لفظ ہم کہتے ہیں پرباش، کہ اتنا پرباش ہو کے جاؤں گا۔ میں نے کرنل صاحب سے، ڈاکٹر اسلم الہی صاحب سے بہت سیکھا، اور کئی چیزیں مجھے میرے سامنے آئیں۔ کرنل لودھی صاحب، آپ نے بہت سی چیزوں میں اضافہ کیا۔ میری قائد اعظم میرا عشق ہے، میں نے قائد اعظم کو بہت، وہ 72 سال میں قائد اعظم کے ایک ایک دن کو پہ کوشش کی میں نے کہ پورے 72 سال میں کب کیا کیا قائد اعظم نے، پاکستان کے قیام کا مقصد کیا، قائد اعظم کیا سمجھتے تھے، اقبال کیا سمجھتے تھے۔ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار۔ انیک احمد سے ہماری محبت ہماری والدہ کی طرف سے، اللہ اکبر، میری والدہ ان کا پروگرام ایک عرصے سے سنتی، اللہ اکبر۔ اور جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ ہیوسٹن میں آئے ہیں تو میں نے دنیا نیوز کے محمد علی صاحب کا کسی طرح سے فوری طور پہ قائد اعظم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ان کو تشریف لائیں تاکہ ہم سے گفت و شنید کریں، لیکن انیک صاحب آپ سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ یہ آپ کی پہلی ملاقات نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ، میرے لیے آنر ہے، میں آؤں گا، آدھا رہوں گا آپ سب سے مل کر، تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، اور ڈاکٹر انوار قدیر صاحب، میں بڑا ممنون ہوں آپ کا کہ آپ، اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ میں آپ کو جانے کے ہماری قائد اعظم فاؤنڈیشن کی طرف سے، چونکہ میں ایک شاعر ہوں، 10 کتابیں میں نے لکھی ہیں، ماشاءاللہ، اور میں آپ کو، آپ کی میری جو پہلی کتاب پبلش ہوئی تھی وہ آپ کو میں پیش کروں ارے گا، حضرت کر رہے ہوں۔ اور میں اپنے تمام مہمان جنہوں نے آج کی شرکت کی ہے، ڈاکٹر اسلم الہی صاحب سے، انوار قدیر صاحب سے، کرنل لودھی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ شکریہ انیل احمد صاحب کا، جنہوں نے آج کی محفل کو پورے سر انجام پہ دیا، کیونکہ کوئی بھی چیز قائد اعظم سے جڑی ہوئی ہو، قائد اعظم فاؤنڈیشن اس کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ قائد اعظم فاؤنڈیشن کا ایک ہی مقصد ہے کہ قائد اعظم کی لیگیسی کو اجاگر کیا جائے، ان سے جڑی ہوئی ہر بات کو اجاگر کیا جائے، تاکہ پاکستان کے عوام، جس شخص نے پاکستان بنایا ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں، اور اس تمام شرکاء اس میں 70 یا 80 کی عمر میں ہیں،
आप हमारे में सबसे जवान जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये बहुत चाहते अच्छी थे बात कि है। हमारे लेकिन- दिलों में जो भी बातें आप तक पहुंचे जी, जी, जी। ताकि आपके ज़हन में रहे कि अगर कल जी आपसे कोई बिल्कुल गुफ्तगू हो। आपने ये फरमाया, बहुत मैं ममनून हूँ कि हम सब में जवान आप, मुझे जुमला बहुत अच्छा लगा, लेकिन काश किसी और जबान से आता तो और खुशी होती। तो आपने कहा आप शायर हैं और शेर व अदब से तो बहुत ताल्लुक़ रहता है। सिर्फ आपकी नज़र एक शेर मीर साहब का जी वो मैं करना चाहूँगा कि रोज़ मिलने पे नहीं जी निस्बत इश्की मौकूफ, रोज मिलने पे नहीं निस्बत इश्की मौकूफ, उम्र भर एक मुलाकात चली आती है। वाह वाह वाह, ये बस तो आज नाजरीन हम आपकी, मैं अपने एक शेर से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि वतन की खाक को हम कहकशां समझते हैं, माशाल्लाह, वतन की खाक को हम कहकशां समझते कहकशां हैं। समझते हैं, ज़मीन पाक तुझे आसमां समझते हैं, वाह, और इसी जहां में पाएंगे सजा और जजा, इसी जहां को अगला जहां समझते हैं, और हम ही से महकी है आसिफ मियाँ रियाज सुखन, हाँ, दियारे गैर में हम ये जुबां समझते हैं। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।